बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस किया था। आज अगेन हम इंड्यूस करंट से ही रिलेटेड टॉपिक सेल्फ इंडक्शन को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट से रिलेटेड ही आज डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन को। हमारा प्रीवियस लेक्चर था म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड, जिसमें आपने दो कॉइल्स यूज की थी। एक कॉइल थी हमारी प्राइमरी कॉइल और दूसरी थी सेकेंडरी कॉइल। आपने बड़ी डिटेल में ये ऑब्जर्व किया था कि अगर प्राइमरी कॉइल को मिलता है इंक्रीजिंग करंट या इंक्रीजिंग फ्लक्स, तो सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। फिर हमने इसके रिवर्स प्रोसेस भी ऑब्जर्व किया कि अगर प्राइमरी कॉइल को मिले डिक्रीजिंग करंट या डिक्रीजिंग फ्लक्स, तो अगेन सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, ये फिनोमेना कहलाता था म्यूचुअल इंडक्शन और इसको हम एज वर्किंग प्रिंसिपल यूज करेंगे ट्रांसफार्मर में, और इसे हम डिस्कस करेंगे अगेन इन द टॉपिक ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि इस चैप्टर के एंड पर है। अगर हम इन दो कॉइल्स में से सेकेंडरी कॉइल को गायब कर दें और सिर्फ कंसंट्रेट करें प्राइमरी कॉइल पर, और हम ये ऑब्जर्व करें कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जब इस एक सिंगल कॉइल में करंट का चेंज होगा तो फ्लक्स का भी चेंज होगा, तो क्या ये सिंगल कॉइल अपने अंदर से क्रॉस होने वाले चेंज ऑफ फ्लक्स के अगेंस्ट या ऑपोजिट बिहेव करते हुए कोई इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेगी या नहीं करेगी? डियर स्टूडेंट, इस सिंगल कॉइल में जब आप करंट को चेंज करके फ्लक्स का चेंज जनरेट करते हैं, तो ये सिंगल कॉइल उस चेंज ऑफ फ्लक्स के ऑपोजिट बिहेव करते हुए अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट करती है। और सिंगल कॉइल के इस बिहेवियर को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन, और ये कॉइल कहलाती है इंडक्टर। और इस कॉइल के अंदर से जब करंट का चेंज होता है तो ये दो तरह से बिहेव करती है। कुछ सिचुएशंस में ये बिहेव करती है एज अ रेजिस्टर और कुछ सिचुएशंस में ये बिहेव करती है एज अ बैटरी। अब ये कब रेजिस्टर और ये कब बैटरी की तरह बिहेव करती है और सेल्फ इंडक्शन इसमें किस तरह जनरेट होती है, अब हम स्टेप बाय स्टेप उसको ऑब्जर्व करते हैं। पहली सिचुएशन हम ये लेते हैं कि इस कॉइल में से क्रॉस होने वाला करंट हम इंक्रीजिंग बनाएंगे और ये हम जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। डियर स्टूडेंट, आपने रियोस्टेट को कुछ इस तरह एडजस्ट करना है कि आहिस्ता आहिस्ता इस कॉइल में से करंट इंक्रीजिंग होती जाए। अब आप जानते हैं कि इस इंक्रीजिंग करंट की वजह से इस कॉइल के अक्रॉस जनरेट होगा इंक्रीजिंग फ्लक्स, और कॉइल इस इंक्रीज इन फ्लक्स के ऑपोजिट बिहेव करते हुए जनरेट करेगी एक इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह, विच इज ऑपोजिट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ करंट या विच इज ऑपोजिट टू द सोर्स करंट डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आप गौर करें तो जब करंट इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और कॉइल में आने वाला इंड्यूस्ड करंट इस इंक्रीजिंग करंट को या इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को रोकने की कोशिश करेगा। और इस रोकने की कोशिश में इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन सोर्स करंट के डायरेक्शन के ऑब्वियसली क्या होगा? ऑपोजिट होगा। और ये बिहेवियर कि ये कॉइल इस इंक्रीज इन करंट को रोक रही है, ये बिहेवियर एक रेजिस्टर का बिहेवियर होता है, क्योंकि रेजिस्टर भी फ्लो ऑफ करंट को कम करने की कोशिश करता है। सो डियर स्टूडेंट, जब तक इस कॉइल में आप करंट को इंक्रीज करते रहेंगे टिल इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो आपके पास इस कॉइल में इंड्यूस करंट जनरेट होती रहेगी। जब ये कॉइल अपने मैक्सिमम करंट को अटेन कर लेगी और मजीद इसमें चेंज ऑफ करंट होना रुक जाएगा, यानी चेंज ऑफ फ्लक्स भी रुक जाएगा, इस सिचुएशन पर इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक कॉइल में से फ्लक्स का या करंट का चेंज होगा। जैसे ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंची, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू जीरो हो गई। ये वो बिहेवियर था जिसमें इस कॉइल ने एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करके
इंक्रीज होती हुई करंट को डिक्रीज करने की कोशिश की। अब हम इसके ऑपोजिट ऑब्जर्व करते हैं। ऑपोजिट बिहेवियर में हम ये करेंगे कि ये जो मैक्सिमम करंट है इसे रियोस्टेट की हेल्प से कुछ इस तरह डिक्रीज करेंगे कि ये मैक्सिमम से जीरो की तरफ मूव करे। सो अब क्या होगा, जैसे ही आप इस करंट को डिक्रीज करेंगे तो अगेन ये कॉइल ऑब्वियसली इस डिक्रीज इन करंट को अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अपोज करेगी। अब अगर उसने इस डिक्रीज इन करंट को अपोज करना है तो मतलब ये हुआ कि वो इस करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। सो इस सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी वो सोर्स करंट के ही डायरेक्शन में जनरेट होगी और उसका मकसद होगा इस डिक्रीजिंग करंट को रोकना। सो इस सिचुएशन में जैसे ही इंड्यूस करंट जनरेट हुई और सोर्स करंट कम होने की कोशिश में लगी तो आपके पास सोर्स करंट मैक्सिमम से मूव करेगी टुवर्ड्स द जीरो और इंड्यूस करंट इस सोर्स करंट के ही डायरेक्शन में जनरेट होकर उसको इंक्रीज करने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त तक होगा जब करंट अपनी जीरो वैल्यू तक आ जाएगी। जैसे ही सोर्स करंट जीरो हुई इंड्यूस करंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि सोर्स करंट का जो चेंज था वो रुक गया तो इंड्यूस करंट भी ऑब्वियसली रुक जाएगी और खत्म हो जाएगी। इस बिहेवियर को अगर आप गौर करें तो ये एक कॉइल का बैटरी की तरह का बिहेवियर है। यानी इस सिचुएशन में कॉइल ने डिक्रीज होते हुए करंट को इंक्रीज करने की कोशिश की, यानी उस डिक्रीजिंग करंट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की और ये बिहेवियर है एक बैटरी का। सो इस सिचुएशन में ये कॉइल बिहेव कर रही थी एक बैटरी की तरह और इस प्रोसेस में इसने वो एनर्जी जो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हुए अपने अंदर स्टोर की थी, उसी स्टोर्ड एनर्जी को इस कॉइल ने यूज किया और डिक्रीज होती हुई करंट को इंक्रीज करने की कोशिश की। इन दोनों सिचुएशंस में जो फर्स्ट सिचुएशन थी जिसमें करंट इंक्रीज हो रहा था तो इंड्यूस्ड करंट उसको डिक्रीज करने की कोशिश में सोर्स करंट के ऑपोजिट थी और ये था एक रेजिस्टेंस का बिहेवियर। दूसरी सिचुएशन में जब आपने मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ सोर्स करंट को मूव किया तो इंड्यूस्ड करंट ने इस कम होती हुई सोर्स करंट को इंक्रीज करने के लिए खुद को सोर्स करंट के ही डायरेक्शन में जनरेट किया और कोशिश की कि ये करंट डिक्रीज ना हो। और दोनों सिचुएशंस में जब फर्स्ट सिचुएशन में करंट मैक्सिमम तक पहुंची तो इंड्यूस्ड करंट खत्म हो गई और सेकेंड सिचुएशन में जब सोर्स करंट जीरो पर पहुंची तो इंड्यूस्ड करंट खत्म हो गई। ये दोनों बिहेवियर हैं एक सिंगल कॉइल के अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन। डियर स्टूडेंट, ये तो था कि हमने रियोस्टेट की हेल्प से करंट को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। यही प्रोसेस आप ऑब्जर्व करते हैं जब आप करंट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ के प्रोसेस में लाते हैं। स्विच ऑन करने के प्रोसेस को कहा जाता है क्लोज लूप बिहेवियर और स्विच ऑफ करने के प्रोसेस को बोला जाता है ओपन लूप बिहेवियर। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या करंट विद इन 0 सेकेंड उस सर्किट में जीरो से मैक्सिमम तक जाती है या वो थोड़ा बहुत टाइम लेती है? ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट, करंट जीरो से मैक्सिमम होने में कोई ना कोई टाइम तो कंज्यूम करती ही है। सपोज करें हमारी ये बैटरी करंट देती है 0 से 5 एम्पेयर तक का और 0 से 5 एम्पेयर तक होने में इस बैटरी को यकीनन कोई ना कोई टाइम रिक्वायर्ड होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि इस बैटरी का करंट जब 0 से 5 एम्पेयर होता है तो इसे लगता है 1 माइक्रो सेकेंड। आप इससे कम भी इमेजिन कर सकते हैं। हमने सपोज कर लिया कि 0 से 5 एम्पेयर तक होने में टाइम रिक्वायर्ड है 1 माइक्रो सेकेंड। सो इस प्रोसेस में जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे करंट होगा 0 से 5 एम्पेयर तक विद इन 1 माइक्रो सेकेंड और इस 1 माइक्रो सेकेंड के टाइम में इस कॉइल में जब चेंज हो रहा होगा करंट तो चेंज हो रहा होगा फ्लक्स और ये कॉइल इस थोड़े से टाइम के लिए एक जनरेट करेगी इंड्यूस्ड करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन और इस विद इन 1 माइक्रो सेकेंड के टाइम में इस कॉइल ने बिहेव किया एज अ रेजिस्टर और इस इंक्रीज होती हुई करंट को डिक्रीज करने की कोशिश की
लेकिन जैसे ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगी तो इंड्यूस्ड करंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसके ऑपोजिट करें कि इस स्विच को ऑफ कर दें, यानी ओपन सर्किट बिहेवियर ऑब्जर्व करें, तो क्या होगा? जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे तो ये मैक्सिमम करंट विच वाज 5 एम्पेयर, ये 5 एम्पेयर से 0 की तरफ मूव करेगी और अगेन टाइम लेगी 1 माइक्रो सेकेंड का। और इस छोटे से टाइम इंटरवल में जब करंट मैक्सिमम से 0 हो रही होगी तो हो रहा होगा चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज डिक्रीजिंग फ्लक्स, और ये कॉइल इस डिक्रीजिंग फ्लक्स के ऑपोजिट बिहेव करते हुए जनरेट करेगी एक इंड्यूस्ड करंट, और इस इंड्यूस्ड करंट का ड्यूरेशन भी होगा 1 माइक्रो सेकेंड का। और इस सिचुएशन में जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो इस कॉइल का बिहेवियर होगा एक बैटरी की तरह, और वो कोशिश करेगी कि अपने इंड्यूस करंट की हेल्प से इस कम होते हुए करंट को बढ़ाने की कोशिश करे। और जैसे ही करंट हुआ 0 एम्पेयर तो ये इंड्यूस करंट भी खत्म हो जाएगी। सो इन सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप डिफाइन करें कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, तो आप कहेंगे कि सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना in which a changing current in a coil induces an EMF in itself, and this process is called self induction. इस स्टेटमेंट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यही बताया गया है कि अगर एक कॉइल में चेंज ऑफ करंट की वजह से चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो वो कॉइल अपने ही अंदर एक इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करेगी। और अगर आप फैराडे लॉ को यूज करते हुए इस सेल्फ इंडक्शन की या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन को लिखेंगे तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी जाएगी। एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसमें जो एप्सिलॉन एल है जिसे सिंपली आप ई एल भी बोल सकते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को, और एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स को, और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इंडिकेट कर रहा है चेंज इन फ्लक्स को। और इस इक्वेशन में भी अगेन नेगेटिव साइन है, और ये नेगेटिव साइन लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ऑपोजिट बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है, विच मीन्स कि अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, और अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को जो कि हमने फैराडे लॉ की हेल्प से लिखी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और फर्दर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस कॉइल पर थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इन डिफरेंट लूप्स में से सिर्फ एक टर्न कंसिडर करें तो इस सिंगल टर्न में से अगर पास होने वाला फ्लक्स फाई है तो आप लिखेंगे सिंगल टर्न फ्लक्स इज इक्वल टू फाई। और अगर आप इन सारे टर्न्स को कंसिडर करें तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन n नंबर ऑफ टर्न्स में से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना है, तो आपका आंसर होगा टोटल फ्लक्स थ्रू n टर्न्स इज इक्वल टू n फाई। सिंगल में से था फाई तो n नंबर ऑफ टर्न्स में से हो जाएगा टोटल फ्लक्स n फाई। अब अगर मैं आपसे फर्दर एक और क्वेश्चन पूछूं कि इन टर्न्स में से पास होने वाला फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, तो वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है करंट के ऊपर। सो अगर हम इस टोटल फ्लक्स को करंट के साथ लिंक करें तो ये इक्वालिटी या ये प्रोपोर्शनैलिटी कुछ इस तरह बनेगी, n फाई इज प्रोपोर्शनल टू करंट विच इज I। अब अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा n फाई इक्वल्स टू L I। अब इसमें अगर आप राइट और लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको करंट और फ्लक्स की टर्म नजर आएगी, लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज है चेंज ऑफ फ्लक्स या चेंज ऑफ करंट का सिंबल, जिसे हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन का या इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट का होता ही तब है जब चेंज ऑफ करंट की वजह से जनरेट हो रहा हो चेंज ऑफ फ्लक्स। सो इसकी राइट हैंड साइड पर आने वाले करंट को आप इंडिकेट करेंगे बाय द सिंबल डेल्टा I, विच इज द चेंज इन करंट।
और लेफ्ट हैंड साइड पर जो फ्लक्स है उसे भी हम इंडिकेट करेंगे डेल्टा फाई से, जो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन फ्लक्स को। सो जितना चेंज इन करंट होगा उतना ही आपके पास आएगा चेंज ऑफ फ्लक्स। सो आपके पास इक्वेशन बनी n डेल्टा फाई इज इक्वल टू L डेल्टा I, और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अगर आप अपनी इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पर गौर करें तो आपको टर्म नजर आ रही है n डेल्टा फाई। डियर स्टूडेंट, आप इक्वेशन नंबर 2 से n डेल्टा फाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जैसे ही आपने इक्वेशन 2 से वैल्यू 1 में पुट की तो आपके पास इक्वेशन बनेगी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की, EL इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T विद नेगेटिव साइन। डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय यूजिंग फैराडे लॉ एंड टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल। इसमें आने वाला कांस्टेंट L कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस, और इस सेल्फ इंडक्टेंस की इक्वेशन आप अगर इस इक्वेशन में से डिराइव करें तो सेल्फ इंडक्टेंस L की इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, L इज इक्वल टू माइनस EL डिवाइडेड बाय डेल्टा I ओवर डेल्टा T। इसमें क्योंकि L एक कांस्टेंट है सो इसकी इक्वेशन में हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और विदाउट नेगेटिव साइन ये इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी जाएगी। इसमें जो आपके पास राइट हैंड साइड है वहां से आप डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस टर्म L को, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी, सेल्फ इंडक्टेंस इन अ कॉइल इज 1 हेनरी इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन EMF ऑफ 1 वोल्ट। डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो L विच इज द सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी अगर आप यूनिट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो उसकी यूनिट को हम राइट हैंड साइड पर आने वाली टर्म्स की हेल्प से लिख सकते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड पर मौजूद वैल्यूज की यूनिट्स को पुट करें तो ये कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई, और यहां से आप सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट को डिफाइन करेंगे तो SI यूनिट बनेगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, और इस वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर को हेनरी भी कहा जाता है। सो मोस्टली जब हम सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट को डिफाइन करते हैं तो उसे कहा जाता है 1 हेनरी, और 1 हेनरी को कैसे आप डिफाइन करते हैं इसके लिए आप इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड से डिफाइन कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो हम कंसिडर करेंगे 1 एम्पेयर पर सेकेंड, और सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा 1 वोल्ट। सो इस इक्वालिटी के अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है 1 हेनरी। सो ये इक्वालिटी अगर अब आप डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी if the rate of change of current is 1 ampere per second and this change of current induces an EMF of 1 volt in the coil. Dear student, ये तो था आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस L की यूनिट 1 हेनरी की स्टेटमेंट। अगर आप इस पूरे टॉपिक पर गौर करें तो आपने यही ऑब्जर्व किया कि थ्रू आउट अगर हमारी इस कॉइल में चेंज ऑफ करंट जनरेट होगा तो ये बिहेव करेगी एक रेजिस्टर की तरह अगर हमारा करंट इंक्रीजिंग होगा, और ये बिहेव करेगी एक बैटरी की तरह अगर इस कॉइल में से पास होने वाला करंट एक डिक्रीजिंग करंट होगा। डियर स्टूडेंट, ये बिहेवियर एक सिंगल कॉइल का कहलाता है बिहेवियर एज एन इंडक्टर, और इस बिहेवियर को हम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां AC सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं वहां इस कॉइल का एक इंडक्टर का बिहेवियर यूज किया जाता है, और इसमें से ज्यादातर जो बिहेवियर यूज होता है इंडक्टर या इस कॉइल का वो होता है एज अ रेजिस्टर। और इसमें जब ये एज अ बैटरी बिहेव करती है तो रेजिस्टेंस के तौर पर बिहेव करते हुए जो एनर्जी इसने स्टोर की होती है उसी एनर्जी को ये यूज कर रही होती है। सो इसका ओवरऑल बिहेवियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही अकॉर्डिंग होता है।
और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक में वो भी यही है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। सो ये सेल्फ इंडक्शन का ही प्रोसेस है जो बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर आपके नेक्स्ट टॉपिक में यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इस एक सिंगल कॉइल, जिसे आप इंडक्टर भी कह सकते हैं, इस इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी से रिलेटेड इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे। बट ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।